नाजरीन, आपने बॉलीवुड की कई फिल्मों में देखा होगा कि किसी में जानवरों की बलि यानी कुर्बानी दी जाती है तो किसी में इंसानों की बलि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे भी कुछ वाकयात इस दुनिया में मौजूद हैं जिनमें सच में इंसानों की बलि दी गई थी। और आज हम आपके लिए एक ऐसा ही वाकया लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो दिल थाम के सुनिएगा और गुजारिश है कि कमजोर दिल वाले इस कहानी को सुनने से दूर रहें। ये कहानी शुरू होती है साल 2000 में इंडिया के शहर यूपी इलाहाबाद से, जहां एक अखबार जिसका नाम आज था उसमें एक न्यूज रिपोर्टर काम करता था जिसका नाम धरिंदर सिंह था। ये सिर्फ वहां इलाहाबाद में लोकल न्यूज पर अपनी नजर रखता था और ये एक गरीब शख्स था जिसकी फैमिली खेतों में काम करके अपने घर का गुजारा करती थी। 2014 दिसंबर की रात को धरिंदर सिंह को एक कॉल आती है और इस कॉल करने वाले ने धरिंदर सिंह को शायद ऐसी कोई खास खबर दी थी कि जिसकी वजह से धरिंदर फौरन इस खबर की पूरी मालूमात हासिल करने के लिए उस खबर देने वाले के पास जाता है। लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद जब धरिंदर वापस अपने घर नहीं पहुंचता तो उसके घर वालों को उसकी फिक्र होने लगती है। वो उसे कॉल मिलाते हैं मगर उसका मोबाइल बंद जा रहा होता है। उसके ऑफिस कॉल करते हैं तो उनको वहाँ से भी मायूसी होती है। ऑफिस वालों का कहना था कि वो यहाँ नहीं आया, शायद वो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया होगा। लेकिन उसके घर वालों को ये अच्छी तरह से मालूम था कि अगर धरिंदर सिंह शहर से कभी भी बाहर जाता है तो अपनी बीवी को लाजमी तौर पे बता के जाता है। 2 दिन तक लगातार आस पड़ोस और रिश्तेदारों के घरों में धरिंदर सिंह को ढूंढने के बाद जब उसका कोई पता नहीं चला तो इसकी फैमिली 16 दिसंबर को पुलिस स्टेशन जाती है और वहां धरिंदर सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। धरिंदर जहां रहता था वो एक छोटा सा गांव था जिसका नाम बैरी था और इस गांव में सब लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे और इस गाँव में धरिंदर सिंह की लोग काफी इज्जत करते थे क्योंकि वो वहाँ का एक अकेला ऐसा शख्स था जो उस वक्त न्यूज चैनल में काम करता था और एक न्यूज रिपोर्टर था। इस वजह से इसका यूं अचानक लापता हो जाना एक बड़ा वाकया था और धरिंदर सिंह की लापता होने की खबर भी अखबार में छप चुकी थी जिसकी वजह से ये मामला इंतहाई तशवीशनाक हो गया और इसकी वजह से पुलिस पर धरिंदर सिंह को ढूंढने का काफी प्रेशर पड़ने लगा। पुलिस ने वक्त जाया न करते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जिस पर भी शक होता उससे पूछताछ की जाती। इसी जाँच के दौरान पुलिस को एक और अजीब बात पता चली कि यहाँ इलाहाबाद के आसपास में पिछले चंद महीनों और सालों में बहुत से लोग लापता हुए हैं क्योंकि वो गरीब और आम आदमी थे, जिस वजह से इनकी गुमशुदगी पे पुलिस ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इनमें से कुछ केसेस की फाइल्स भी बंद हो चुकी थी। लेकिन जब पुलिस को इस सारे पैटर्न के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। 3 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पुलिस ने धरिंदर सिंह की कॉल रिकॉर्ड को चेक किया तो उन्हें एक 14 दिसंबर की रात 1 बजे की गई कॉल रिकॉर्ड का पता चला, जहां पुलिस को हैरानी हुई कि गांव में तो लोग काम से थके हारे 7 से 8 बजे तक सो जाते हैं, मगर धरिंदर ने 1 बजे किसको कॉल की और दोबारा उसी नंबर से थोड़ी देर बाद उसको वापस कॉल आई। इस कॉल पे पुलिस को शक हुआ। जब पुलिस ने इस नंबर का सारा डाटा निकाला तो उनको पता चला कि ये नंबर फूलन देवी नाम की एक औरत का है। फूलन देवी वहाँ के ग्राम सभा के इलेक्शन में भी हिस्सा ले चुकी थी और जीत भी चुकी थी और इस गांव में हर कोई फूलन देवी को जानता था। जब पुलिस इस कॉल के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए फूलन देवी के घर जाती है और उससे पूछताछ करती है तो उसका कहना होता है कि वो किसी धरिंदर सिंह नाम के आदमी को नहीं जानती, लेकिन उसका शौहर ऐसे नाम के आदमी को जरूर जानता है। जब पुलिस उसके शौहर के पास जाती है तो वो कहता है, हाँ मैं इसको जानता हूँ और वो मेरा करीबी दोस्त है और उसका कहना था कि मैं अपनी बीवी के इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में धरिंदर सिंह से बातचीत करता रहता हूं और ये भी कहना था कि धरिंदर के गायब होने से 3 दिन पहले उससे बात हुई थी और मैंने इसको कई दिनों से नहीं देखा है। पुलिस को उसकी इन बातों से उस पर शक होता है और जब इसका नाम पूछा जाता है तो वो बताता है कि उसका नाम राम निरंजन है। इस सारी बातचीत के बाद पुलिस ने राम निरंजन पर नजर रखने का फैसला किया क्योंकि आखिरी बार धरिंदर सिंह की जिससे कॉल पे बात हुई थी वो राम निरंजन था। इसके बाद जब पुलिस को धरिंदर सिंह का कोई सुराग नहीं मिलता तो पुलिस बाकी लापता लोगों की फाइल दोबारा खोलने का फैसला करती है कि शायद यहाँ से उनको कोई क्लू मिल जाए और पुलिस को यहाँ से क्लू मिलता भी है। पहली फाइल जिसकी खोली जाती है तो उसका नाम था कालीचरण श्रीवास्तव। ये एक गार्ड की जॉब करता था। इसके बाद दूसरा शख्स जो लापता था उसका नाम था संतोष और तीसरे का नाम था मुइन जो काला जादू करता था। इसके अलावा 11 लोग और भी थे, लेकिन इन 14 लोगों में से सिर्फ कालीचरण, संतोष और मुइन, इन तीनों में एक चीज कॉमन थी और वो कॉमन चीज थी राम निरंजन।
राम निरंजन इन तीनों का जानने वाला था, या शायद वो इन तीनों का दोस्त था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये बात जाहिर हुई कि राम निरंजन का असली नाम राजा कुलंदर है और वो अजीब टाइप का आदमी था। उसने अपनी शादी के बाद अपनी बीवी का नाम गोमती देवी से फुलन देवी रख दिया, क्योंकि उस वक्त फुलन देवी के नाम का डंका बजता था तो कुलंदर पावर और ताकत का भूखा था। वो अपनी बीवी के नाम से भी पावर महसूस करना चाहता था। यहाँ तक कि उसने अपने बच्चों का नाम भी निहायत अजीब तरीके से रखा था। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़े बेटे का नाम था अदालत, दूसरे का नाम था जमानत और बेटी का नाम था आंदोलन यानी इनकलाब। वो अपने बच्चों को कंट्रोल करके ये महसूस करना चाहता था कि वो अदालत, जमानत और आंदोलन को कंट्रोल कर रहा है। इस सब के बाद उसके पास उसकी बीवी की पॉलिटिकल सपोर्ट भी उसको हासिल थी और फिर उसने अपना नाम राम निरंजन से राजा कुलंदर रख दिया और वहाँ के लोग राम निरंजन को राजा कुलंदर के नाम से जानते थे। और इस बार जब पुलिस ने राजा कुलंदर नाम को उन 14 लोगों की फाइल्स में ढूंढा तो उनको उन सब में एक नाम ही कॉमन मिला और वो था राजा कुलंदर। पुलिस ने इसके बाद फौरन राजा कुलंदर को अरेस्ट कर लिया और फिर उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। राजा कुलंदर बहुत अजीब अजीब बातें करने लगा। कभी कहता मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, तो कभी कहता हाँ मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, मगर वो अपनी जुबान नहीं खोल रहा था। फिर पुलिस ने उससे अपने तरीके यानी काफी सख्ती से पूछताछ की तो उसने कहा हाँ मैं बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पे कि अगर तुम मुझे एक पूरा भरा हुआ कुकर दाल का पीने दोगे तो मैं सारा मामला बता दूंगा। ये बहुत अजीब शर्त थी, मगर पुलिस ने आसानी से मान ली। मगर उसने कहा कि तुम लोग दाल, कुकर और बाकी सब चीजें मुझे ला के दोगे और मैं खुद बनाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा। तो उसकी ये बात भी पुलिस ने मान ली। राजा कुलंदर पुलिस से अपनी शर्तें मनवा कर ये साबित करना चाहता था कि पुलिस भी उसके कंट्रोल में है। दाल बनाने के बाद जब उसने सारी दाल पी ली तो उसने बोला गाड़ी निकालो, हमें नईनी जाना है। नईनी राजा कुलंदर के गांव के पास ही था। राजा उन्हें खेतों के बीच में एक फार्म हाउस पे ले गया। जब पुलिस ने पूछा कि ये किसका फार्म हाउस है तो उसने कहा ये फार्म हाउस नहीं, ये राजा कुलंदर की अदालत है। और उसने कहा इस अदालत में राजा कुलंदर इंसाफ करता है और हर इंसाफ के बाद राजा कुलंदर का दिमाग और ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो जाता है। इन्हीं बातों के दौरान जब कुलंदर ने एक जगह इशारा किया और वहां पुलिस ने देखा तो वहां एक इंसान की खोपड़ी पड़ी थी और ये खोपड़ी कालीचरण श्रीवास्तव की थी। इस बात से ये साबित हो गया था कि राजा कुलंदर ने ही 14 लापता लोगों को मारा है। पुलिस ने इस सारे फार्म की तलाशी शुरू कर दी और उन्हें वहां एक संदूक मिली। उस संदूक को जब खोला गया तो उन्हें एक डायरी मिली और उस डायरी में उन सारे लोगों के नाम दर्ज थे जिनको राजा कुलंदर ने अपना शिकार बनाया था। इस डायरी के शुरू में कालीचरण और लास्ट में धरिंदर सिंह का नाम था और इन पर क्रॉस का निशान लगा हुआ था। जब पुलिस ने राजा से पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं तो उसने जमीन की तरफ इशारा करके कहा यहाँ हैं। जब पुलिस ने खुदाई की तो उन्हें वहां 3 इंसानी हड्डियों के ढांचे मिले और इन 3 में से 2 ढांचों पर कलर किया हुआ था। जब उससे पूछा गया कि ये कलर क्यों किया तो उसने बताया कि इसलिए ताकि मुझे याद रहे कि ये लाश किसकी है। जब उससे पूछा गया कि क्या तुमने सब आदमियों के साथ ऐसा ही किया है तो उसने कहा हाँ मैंने सबके साथ ऐसा ही किया है। उसने बताया कि वो सबसे पहले लाश का सर काटता था, उसके बाद उसका प्राइवेट पार्ट काटता था, बॉडी को वहीं फार्म हाउस में ही दफन कर देता था और उस लाश का सर वो अपने साथ अपने घर ले आता था। जब पुलिस ने पूछा कि सर को घर लाकर तुम उसका क्या करते थे तो उसने जो बताया वो सुन के शायद आपको एक जोरदार झटका लगेगा और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने कहा मुझे दुनिया का सबसे ज़हीन तरीन और शातिर, चालाक और स्मार्ट इंसान बनना है, इसीलिए मुझे जब भी कोई ऐसा इंसान दिखता जो बहुत ज़हीन और चालाक होता तो मुझे उसका जहन और उसकी स्मार्टनेस चाहिए होती थी। और मुझे जो सबसे पहला स्मार्ट, चालाक और ज़हीन इंसान मिला वो कालीचरण था। मुझे उसका जहन और उसकी स्मार्टनेस चाहिए थी, तो मैंने सबसे पहले उससे दोस्ती की और उसे अपने इस फार्म हाउस पे बुलाया और उसका कत्ल कर दिया। उसको मारने के बाद उसका सर धड़ से अलग किया, उसका प्राइवेट पार्ट काटा और उसको यहीं दफन कर दिया और उसका सर मैं अपने साथ अपने घर ले गया और उसके सर को काट कर उसका दिमाग निकाला। दिमाग को मैंने एक कुकर में डालकर उसका सूप बनाया और फिर वो पूरा सूप मैं पी गया। ये सब मैं पहली बार ट्राई कर रहा था और जब मैंने वो सूप पिया तो मेरा दिमाग कालीचरण की तरह तेज और चालाक हो गया। इसीलिए मैं अब बाकी बॉडी फेंक देता हूँ और सिर्फ सर को अपने साथ ले जाता हूँ और फिर उस सर का दिमाग निकाल के उसका सूप पीता हूँ। ये एक कैनिबलिज्म का केस था और राजा कुलंदर एक आदमखोर इंसान था जो इंसानों को मार कर उनका दिमाग खा जाता था।
لیکن پولیس کا مین سوال یہ تھا کہ دھریندر سنگھ کہاں ہے؟ کیا تم نے اسے کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے یا اسے بھی ان کی طرح مار ڈالا ہے؟ تو راجہ کلندر نے کہا، دھریندر سنگھ کو میرے بارے میں سارا پتا چل چکا تھا کہ میں نے کئی لوگوں کا قتل کیا ہے اور وہ میرے بارے میں اپنے اخبار میں بھی لکھنے والا تھا، اسی لیے میں نے اسے اپنے فارم ہاؤس پہ بلایا اور میرے سالے نے اس کے سر پہ پیچھے سے گولی مار دی اور اس کی وہیں پہ موت ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اس کی باڈی کا بھی وہی حشر کیا جو باقیوں کے ساتھ کرتا تھا، اس کا سر کاٹ دیا اور اس کا پرائیویٹ پارٹ بھی، اور اس کی باڈی کو میں نے کھیت میں پھینک دیا تھا اور اس کے سر کو پلاسٹک کے ایک بیگ میں ڈال کر ندی میں پھینک دیا تھا۔ جب پولیس نے کھیت اور ندی کی تلاشی لی تو انہیں دھریندر سنگھ کی لاش اور اس کا سر مل گیا، اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ سارے کے سارے قتل راجہ کلندر نے ہی کیے تھے۔ اور اس وقت الہ آباد میں لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا سچ میں ایک انسان دوسرے انسان کو مار کر کھا سکتا ہے۔ 2001 میں عدالت نے اس کیس کو سننا سٹارٹ کیا اور یہ کیس چلتا رہا، اور 11 سال بیت جانے کے بعد آخر کار مارچ 2011 میں ان تمام لوگوں کی قتل کی بنا پر جن کی لاش راجہ کے فارم ہاؤس کے صحن میں ملی تھی، راجہ کلندر اور اس کے سالے کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ لیکن اپنے پکڑے جانے سے لے کر آج تک راجہ کلندر میڈیا سے ایک ہی بات کرتا آیا ہے کہ ان 14 میں سے ایک قتل اس نے نہیں کیا، پولیس نے جان بوجھ کر اس کو پھنسایا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ سارے ہڈیوں کے کنکال اس کے فارم ہاؤس پہ کس نے دفنائے تھے، اور دھریندر سنگھ کی باڈی اور سر کی لوکیشن راجہ کلندر کو کیسے معلوم تھی؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ راجہ کلندر ہی اصل مجرم ہے، اور وہ ان تمام جرموں کی سزا جو اس نے کیے تھے آج بھی نئی نئی جیل میں کاٹ رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور بھولے ہوئے کیس کی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔